का दोस्तों एएसएससी प्रिपरेशन की यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट 2023 एनसीईआरटी ईवीएस यानी कि पर्यावरण की कक्षा 3 की पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए क्लास 3 की पुस्तक में टोटल 24 लेसन है, ठीक है, यानी कि 24 पार्ट है, लेकिन पूरा सभी के सभी पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। उन पार्ट में से जो जो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ब्रेल लिपि, ठीक है। देखिए ब्रेल लिपि, इसको हम लोग आज समझेंगे। देखिए जैसे मोटा मोटा हम लोग जो हिंदी भाषा या हम लोग जो शब्द बोलते हैं या हम लोग जो लिखते हैं वो है देवनागरी लिपि, ठीक है। अब देवनागरी लिपि के होते हुए ये ब्रेल लिपि क्यों आई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको अगर हम समझ लेंगे तो पूरा का पूरा ब्रेल लिपि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि ब्रेल लिपि ये अंधे व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? अंधे व्यक्ति को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि को फ्रांस के लुई ब्रेल, इनका नाम है लुई ब्रेल, ठीक है। फ्रांस के लुई ब्रेल ने इस पद्धति को दिया था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अंधे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए इस लिपि का निर्माण किया था और यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 6 बिंदु हैं। ऐसे ही कई सारे बॉक्स हैं जिसमें 6 बिंदु हैं और इन्होंने ब्रेल लिपि के बारे में बताया, जो किसके लिए कारगर है, जो अंधे व्यक्तियों के पढ़ने के लिए कारगर है। अब देखिए कैसे, अब अगर कोई व्यक्ति अंधा है, पढ़ नहीं पा रहा है, तो इस लिपि की मदद से पढ़ लेगा। देखिए ये जो पॉइंट थे सब उभरे उभरे होते हैं, उभरे मतलब थोड़े ऊंचे ऊंचे। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बताना है, अब देखिए ये पॉइंट है उभरे उभरे, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट उभरे उभरे हैं, ठीक है, देखिए देखते रहिएगा। अब इससे वो व्यक्ति बताएगा कि यहाँ पे कितना लिखा गया है, ठीक है। देखिए अब अंधा व्यक्ति देख तो नहीं पाएगा, ब्रेल लिपि की मदद से कैसे अंधे व्यक्ति पढ़ते हैं उसको हम सीखेंगे। अब जब अंधा व्यक्ति इस पे हाथ चलाएगा, देखिए ये पतला पतला, ये मोटा मोटा मोटा, तो तीनों मोटे पॉइंट को जब वो मिलाएगा तो समझ जाएगा ये क्या है, एक। ऐसे ही इधर देखिए ये मोटा पॉइंट, ये मोटा पॉइंट, ये और ये नीचे वाला, इसको मिलाएगा तो ये 4, ठीक है। अब मान लीजिए ये मोटा पॉइंट, ये और ये और ये, अब क्या करे वो व्यक्ति, इसको इसे मिलाएगा और यहाँ एक ये, ठीक है, तो पढ़ लेगा 1, 4 और 3, ठीक। अर्थात ऐसे टच कर करके अंधा व्यक्ति भी पढ़ सकता है। तो ब्रेल लिपि की मदद से अंधे व्यक्तियों को पढ़ाया जा सकता है और अब ये लिपि कंप्यूटर के माध्यम से भी सीखी जा सकती है या कंप्यूटर पर भी ये उपलब्ध है, ठीक है। तो ब्रेल लिपि किसके लिए है? अंधे व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया गया है। यह 6 बिंदुओं पर आधारित लिपि होती है जिसको फ्रांस के लुई ब्रेल ने दिया था। क्लियर है? चलिए ये बात हो गई ब्रेल लिपि की। देखिए अगला एक लाइन है, कुछ स्थानीय खेलों के नाम जानने हैं आपको, जैसे स्टापू के बाद है पिट्ठू और चंगा पे, ठीक है। तो बुक्स में आया है ये 3 स्थानीय खेलों के नाम है। स्थानीय खेल मतलब जैसे आपने देखा होगा कुछ लड़कियां ऐसे बड़ा सा ऐसे बॉक्स बना लेती हैं, इसमें ऐसे लाइन खींच खींच के एक ठिप्पी मतलब होता है जो थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लेके इसमें फेंक देंगी, फिर इसमें कूदेंगी, इसमें कूदेंगी, इसमें कूदेंगी, इसमें कूदेंगी, ऐसे खेलती है, ठीक है, एक पैर पे। तो उसको बोलते हैं स्टापू या कहीं कहीं पिट्टू, कहीं कहीं पे अष्टाचंगा पे। तो ये कुछ स्थानीय खेलों के नाम है जिसको हमें समझना है। क्लियर?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला वाला, ऐसे होते हैं घर। पाठ का नाम है ऐसे होते घर, ऐसे होते हैं घर। अभी बात को समझिए, देखिए इस पाठ में या इस लेसन में कई सारे बच्चे होते हैं जो ग्रुप में टूर पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? टूर पे। और वो लोग जाते हैं टूर पे कहाँ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वे जाते हैं और वे श्रीनगर में टेंट लगाकर वहां पे रुकते हैं। ठीक है, टेंट लगा के वहां पे रुकते हैं। ठंडी का माहौल था तो उनको कॉफी दिया जाता है या कहवा, और कहवा में इलायची इलायची प्लस बादाम डाला रहता है। ठीक है, क्या रहता है? इलायची प्लस बादाम डाला रहता है। फिर शाम को बच्चे नाव पे घूमते हैं। नाव पर, जिस नाव को क्या कहा जाता है? शिकारे। ठीक है, क्या कहा जाता है? शिकारे। और ये नाव डल झील में चलती है। डल झील या चारों तरफ जब झील हो तो उसको चार चिनारी बोला जाता है, चार चिनारी। और इस नाव पर घर भी बने होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाउस बोट। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाउस बोट। अब देखिए आपको समझना क्या है। अब यहां से पॉइंट ये निकालना है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोग टेंट में भी रहते हैं। वहां जो कॉफी पिया जाता है उसको कहवा बोलते हैं और उसमें इलायची प्लस बादाम डाला जाता है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में डल झील है, डल झील पर हाउस बोट चलते हैं। हाउस बोट मतलब नाव पर घर। ठीक है, ऐसे नाव रहेगा, नाव पर यहाँ पे इससे घर बने रहेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाउस बोट। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में ज्यादा झील है। अगर आपकी नाव बीच में है, चारों तरफ झील है, तो झीलों को ही कहा जाता है चार चिनारी। क्लियर है? तो टेंट वाले घर कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में। हाउस बोट कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में। इलायची और बादाम की कॉफी कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर में। क्लियर? इसी में से एक बच्चा कहता है मैं तो असम से आया हूं। कहां से? असम से। मेरे यहाँ बांस पर बने घर होते हैं। बांस पर बने घर या बांस के घर होते हैं। इसने बताया मेरे यहाँ 10 से 12 फुट कह लीजिए या 3 से 3.5। ठीक है, कहीं कहीं 2 भी लिखा है। 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर घर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ बरसात सबसे ज्यादा होती है या बरसात सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो एक लड़के ने बताया कि असम में या मेरे घर पे, मैं जो इसने बताया कि मैं असम घर के मोलन गांव से आया हूं। तो देखिए आजकल लेवल बढ़ा दिया, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो मोलन गांव पूछेगा, वो असम में है। असम के मोलन गांव से लड़का बताया आया हूं। मेरे यहाँ के जो घर है वो बांस पर बने हैं। बांस की ऊंचाई 2.5 से 3 मीटर या 3 से 3.5 मीटर कह लीजिए, या 10 से 12 फुट ऊंचाई बांस के खंभों पर बने होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बरसात ज्यादा होती है। क्लियर? इसी में से एक लड़की बोली मैं कहां से आई हूं? मनाली से। कहां से? मनाली से। और मेरे यहाँ पत्थर और लकड़ी के घर होते हैं। पत्थर और लकड़ी के घर होते हैं। क्लियर? तो यहां से 3 पॉइंट क्लियर हो। जम्मू कश्मीर में कौन सा घर है? हाउस बोट। असम में बांस के बने घर। मनाली में पत्थर और लकड़ी से बने घर होते हैं। क्लियर? चलिए, इसी में से एक लड़का बोला मैं कहां से आया हूं? दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। दिल्ली जो कि हमारे भारत देश की क्या है? राजधानी है। ठीक है, क्या है? राजधानी। इसने बताया दिल्ली में लोग फुटपाथ पर भी सोते हैं। कहाँ सोते हैं? फुटपाथ पर भी।
फुटपाथ के साथ साथ लोग वहाँ झोपड़ी में भी रहते हैं, झोपड़ी के साथ साथ वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं। ठीक है, तो दिल्ली में आवास कैसे होते हैं? दिल्ली में लोग फुटपाथ पर भी रहते हैं, झोपड़ियाँ भी होती हैं और साथ ही साथ बड़ी बड़ी इमारतें या बिल्डिंग भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक लड़का उसी में से कौन था, बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ, राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। इसने बताया मेरे यहाँ मिट्टी के घर होते हैं। किसके घर? मिट्टी के घर। क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मिट्टी के घर होते हैं, ताकि मिट्टी के घर क्या करें, ठंडे रहे। और इनकी छतें या छत झाड़ियों की होती हैं। ठीक है, कटीली कटीली झाड़ियों की छतें होती हैं। क्लियर? तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? राजस्थान में। कटीली झाड़ियों की छतें कहाँ होती हैं? राजस्थान में। ठीक, और राजस्थान आपको पता होगा कि यहाँ पे रेत सर्वाधिक होता है, या रेत ही रेत यहाँ पे दिखाई पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पानी की कमी होती है। ठीक है, पानी की कमी होती है। उसके लिए देखिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए लोग जब अपना घर बनवाते हैं, देखिए ये छत, ठीक है, मान लीजिए छत हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा जगह यहाँ छोड़ देंगे। ठीक, जब छत पे पानी बरसेगा तो ये पूरा भर जाएगा, फिर यहाँ से पानी पाइप के द्वारा यहाँ लाके इकट्ठा कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाएगा, आंगन में, घर के आंगन में पानी इकट्ठा कर लिया जाएगा, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टका। टका प्रक्रिया। ठीक, तो टका प्रक्रिया द्वारा पानी कहाँ बचाया जाता है या पानी कहाँ सुरक्षित करके रखा जाता है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। और राजस्थान में ज्यादातर कहाँ? बज्जू गांव में। ठीक, तो राजस्थान में बज्जू गांव है जहां पर ये प्रक्रिया बहुत फेमस है। क्लियर? देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में बर्फ के घर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको ध्रुवीय प्रदेश या ऐसे प्रदेश में पाए जाते हैं जहां हमेशा बर्फ रहते हैं। ठीक है, बर्फ के घर को कहते हैं इग्लू। अब देखिए, इग्लू के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए, बर्फ के घर कुछ इस प्रकार होते हैं। ठीक है, ऐसे इस प्रकार, ऐसे मोटी मोटी ऐसे दीवारें रहती हैं। अब ये, एक मिनट रुकिए, अच्छा आपको अच्छे समझा दें। देखिए, बर्फ के घर, देखिए बर्फ के घर कुछ इस प्रकार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार मोटी मोटी दीवारें होती हैं बर्फ के घर की। देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इग्लू। देखिए, इग्लू बर्फ के घर होते हैं जो ध्रुवीय प्रदेशों में होते हैं। इनका काम क्या है? ये यहाँ से ठंडी अटैक करती है, तो यहाँ तो अंदर पहुंच ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि ये बर्फ की जो मोटी दीवारें होती हैं, इसमें भरी होती है हवा, और हवा तापमान को आगे जाने ही नहीं देती है, इसलिए बर्फ के घर अंदर से गर्म होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि इग्लू घर गर्म क्यों होते हैं, जबकि वो बर्फ से ही बने होते हैं? वो इसलिए क्योंकि इग्लू घर में जो एयर होती है, जो हवा होती है, वो उष्मा को अंदर आने नहीं देती, उष्मा की कुचालक होती है, इसलिए बर्फ के घर गर्म होते हैं। क्लियर? बर्फ के घर क्या होते हैं? गर्म होते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, अब हमारा एकमात्र टॉपिक बचा रह जाता है परिवार। देखिए, अगला टॉपिक है परिवार के बारे में। देखिए, इसको हम समझते हैं। परिवार, देखिए मोटा मोटा देखा जाए तो परिवार 3-4 प्रकार का होता है। एकल परिवार, एकल परिवार मतलब जिसमें माता पिता और बच्चे हो। ठीक है, मतलब जैसे आप हैं, आपकी बहन हो, आपके भाई हो, और आपके पापा मम्मी, और कोई ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एकल परिवार। दूसरा होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में आपके आ जाएंगे दादा, दादी, चाचा,
चाची, आपके कजन ब्रदर या कजन भाई बहन, ठीक है, चचेरे भाई बहन, पापा, मम्मी, मतलब इसमें ये सब आ जाए, संयुक्त परिवार, ठीक है, एक साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली। फिर एक आपका है मिश्रित परिवार। अब देखिए मिश्रित परिवार मतलब होता है जैसे बहुप्रथा। बहुप्रथा मतलब जैसे अब ये, हालांकि अब ये खत्म हो चुका है, बहुत कम जगह पे है। बहुप्रथा मतलब जैसे एक ही व्यक्ति की दो शादियां हो जाए तो दो बीवी उनके बच्चे, या मान लीजिए अगर दो भाई हैं उन्होंने दो दो शादी कर ली तो चार महिलाएं हो गई, फिर चार महिलाओं के बच्चे, ठीक है। तो ये है मिश्रित परिवार, जो कि अब चलन में नहीं है, अब धीरे समाप्त हो गया, ठीक। तो दोस्तों ये था हमारा एनसीईआरटी क्लास 3। एनसीईआरटी की बुक हमने पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया। जितने क्वेश्चन थे हमने प्रयास किया, सब के सब हो गए कंप्लीट। बाकी जो अगर एक दो छूटे रहेंगे हम लोग पेपर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 की बुक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर, मेरे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।